हेलो बच्चों। तो सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 9 और जैसा कि आप सबसे हमने वादा किया था कि सॉल्यूशन के प्रीवियस ईयर आईआईटी के आए हुए सवाल हम एक डिफरेंट लेक्चर में लेकर आएंगे। तो वादा पूरा करते हुए वो लेक्चर हम लेकर आ गए। एक खूबसूरत सा लेक्चर है, कुछ बहुत ही खूबसूरत जेई मेंस और जेई एडवांस के सवालों के साथ। 2016 मेंस, 2016 एडवांस, 2017 मेंस, 2017 एडवांस, 15 एडवांस, 2014 मेंस का सवाल। बच्चों, इस लेक्चर को देखने के लिए आपके सॉल्यूशन के प्रीवियस लेक्चर्स कंप्लीट हों या सॉल्यूशन टॉपिक आपने खुद से कंप्लीट कर रखा हो, मतलब पढ़ रखा हो। है ऐसा नहीं कि ऊपर से किताब पलट के आ गए सवाल लगाने कि मैं सीधा जेई का सवाल लगा दूंगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, पढ़ के आना पड़ेगा। चाहे कोचिंग में पढ़ा हो, चाहे स्कूल में पढ़ा हो, है ना, चाहे तुमको चिंटू मिंटू ने पढ़ा दिया तुम्हारे दोस्तों ने। ठीक है ना। लेक्चर को ऐसे देखना कि इसमें जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन को पॉज कर लेना, है ना। पॉज करना आता है ना, उससे वो मोबाइल में भी हो जाता है, वो माउस से भी हो जाता है। ठीक है, चूहा और पॉज करके क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना। ठीक है ना भाई, है ना। अब ये नहीं कि बगल में इंटरनेट में खोल के देख लिया ब्राउजर में क्या आंसर है, ऐसे नहीं करना, फायदा क्या। खुद से ट्राई करना। ठीक है, 10 मिनट 15 मिनट ट्राई करना। नहीं हो तो उसके बाद फिर पॉज खोलना, फिर मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। ठीक है, बढ़िया बढ़िया सवाल लेके आए हैं और फॉर्मुलेज वगैरह हम रिपीट नहीं करेंगे। हम ये मान के चलेंगे कि आपको बेसिक फॉर्मुलेज और बेसिक कंसेप्ट पहले से आते हैं। तो मेरा नाम वही पुराना अलख पांडे और चैनल हमारा नया सा प्यारा सा खूबसूरत सा फिजिक्स वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको, क्वेश्चन लेना शुरू करते हैं। तैयार हैं आप? बहुत बढ़िया। चलिए पॉज करके खुद से जरूर ट्राई करिएगा। चलिए, सबसे पहला सवाल जो हमारे पास है वो जेई मेंस 2016 का सवाल हम लेकर आए हैं। शीट में शायद कुछ एक्स्ट्रा सवाल भी हों प्रीवियस ईयर के, वो भी करा देंगे अगर टाइम रहा तो। जेई मेंस 2016 में हमसे पूछते हैं कि 18 ग्राम ग्लूकोज, और देखो आईआईटी में सवाल आया तो इन्होंने ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी बताया, प्लस 178.2 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, ये सोल्यूशन बना के दिया आपको। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर for this in torr, for this aqueous solution is, चार ऑप्शन आपको दिए हैं, 76.0 टॉर, 752.4 टॉर, 759.0 टॉर एंड लास्ट इज 7.6 टॉर। तो बच्चों, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का ये सवाल है। पॉज करके ट्राई करें, फिर मैं इसको सॉल्व करूं। पॉज करें 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। एक बड़े एग्जाम को लेकर आपने अपना मकसद बनाया है तो आपको कोशिश करनी पड़ेगी, गिव अप नहीं करना है कि 2 मिनट देख के छोड़ दिया। सोचो, हर चीज पे सोचो। मैं शुरू करने जा रहा हूं, अब तक आपने ट्राई कर लिया होगा। द करेक्ट आंसर इज बी, 752.4। कैसे हुआ? 18 ग्राम ग्लूकोज कैसा सॉल्वेंट है? नॉन वॉलेटाइल। किस में पड़ा है? वाटर में। वाटर कैसा है? वॉलेटाइल। तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट वॉलेटाइल सॉल्वेंट में डालोगे तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। प्योर वाटर का जो वेपर प्रेशर होगा वो होगा अपना 1 atm, या 1 atm को 760 टॉर भी कहते हैं, 760 mm भी कहते हैं, सेम होता है दोनों। अब यहां हमसे वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन सोल्यूशन, ये क्या हो जाएगा? P0W इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। फॉर्मूला याद आ रहा है? वेपर प्रेशर ऑफ एनी वन कॉम्पोनेंट Pa इज इक्वल्स टू P0A इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A। ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो, कई लोग को ये याद आ रहा है, वो भी ठीक है। P0A माइनस Pa अपॉन P0A इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इसको लगाने में भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ प्योर वाटर का वेपर प्रेशर, यहाँ भी प्योर वाटर का वेपर प्रेशर, यहाँ सोल्यूशन का वेपर प्रेशर जो निकालना चाहते हो, और यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट यानी ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन। जो इस फॉर्मूले से करना चाहता है बधाई हो, सही होगा। जो इससे करना चाहता है उसका भी
सही होगा। दोनों फॉर्मूले सही होते हैं, दोनों मैंने आपको पढ़ाए थे राउल्ट्स लॉ में। कई बच्चे यही पढ़ के आते हैं, बट ये भी फॉर्मूला आसान पड़ेगा लगाना। पी नॉट ऑफ वाटर 760, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, तो ऊपर वाटर के मोल्स रखेंगे। वाटर का मास दिया है 178.2 डिवाइड बाई मोलर मास। मोल फ्रैक्शन ऊपर वाटर के मोल्स, नीचे टोटल मोल्स। टोटल मोल्स में वाटर के भी आएंगे और ग्लूकोज के भी आएंगे। ग्लूकोज का मास गिवन 18 है और मोलर मास इसका कई बार मैं बचा चुका हूँ 180, गिन सकते हो आप, 180 आएगा। आइए कैलकुलेट करें। 9 से काटते हैं, 9 2 ज़ा 18, 9 1 ज़ा 9, 88, 9 9 ज़ा 81, 72, 9 8 ज़ा 72, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 18 2 9 ज़ा 18, 9.9। तो ये भी 9.9 हो जाएगा, यानी 760 इंटू 9.9 अपॉन 9.9 प्लस ये हो गया 0.1, तो ये हो गया 760 इंटू 9.9 अपॉन 10। यहाँ से डेसिमल हटा, ये 99 इंटू 76, 9 6 ज़ा 54, 9 7 ज़ा 63 और 5 68, 684, एक बार 9 से फिर 684, 4 8 4 12, 6 1 7 8 15 और 7 5 2 4 डिवाइड बाई 10, दैट इज 752.4 टॉर। कोई चाहे तो ये फॉर्मूला भी यूज़ करे, यहाँ पे वाटर का वेपर प्रेशर, प्योर वाटर का, यहाँ भी प्योर वाटर का, और ये निकलेगा सोल्यूशन में वाटर का, कम हो जाएगा। यहाँ मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट के रखेंगे, यानी ऊपर इसके मोल्स और नीचे टोटल मोल्स, यू विल गेट द सेम आंसर फॉर पीए। पीए इज वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन द सोल्यूशन। क्लियर है? दोनों फॉर्मूले से आंसर ला सकते हैं। मिटा दें। चलिए अब लेते हैं जेई एडवांस 2016 का सवाल। आसान सवाल था ये जी, इस चैप्टर से बहुत टफ सवाल नहीं आते। जेई एडवांस 2016 क्या पूछते हैं ये हमसे? एडवांस 2016 में इन्होंने हमसे पूछा, ये मल्टीपल करेक्ट है, मोर देन वन करेक्ट, मिक्सचर या मिक्सचर्स शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, RAOULT', ये स्पेलिंग मेरे से मिस्टेक हुई थी पढ़ाते वक्त, इज या आर। चार ऑप्शन है। पहला है कार्बन टेट्राक्लोराइड और मिथेनॉल, दूसरा है कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन, तीसरा है बेंजीन एंड टोलीन, चौथा है फिनॉल एंड एनिलीन C6H5OH, फिनॉल एंड एनिलीन C6H5NH2 एनिलीन, बेंजाइल अमीन या एनिलीन। तो इन्होंने पूछा इसमें से कौन पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। चलिए पॉज करके बात ट्राई कर लीजिए। कॉन्सेप्ट बेस्ड है और ये चीज मैंने पढ़ाई हुई है आपको। ट्राई करें, पहले सोचना स्टार्ट करें। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब जिसका वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड वैल्यू से ज्यादा आए, है कि नहीं? PA इज ग्रेटर देन P नॉट A जीटा A, PB इज ग्रेटर देन P नॉट B जीटा B, और P टोटल भी ग्रेटर देन होगा इस टर्म से। तो ज़्यादा वेपर प्रेशर आने का मतलब कि इंटरैक्शंस वीक हो गए, मॉलिक्यूल्स के इंटरैक्शन कमज़ोर हो गए, तभी तो वेपर्स ज़्यादा बन रहे हैं, तभी तो वेपर प्रेशर ज़्यादा बनेगा। यानी इंटरैक्शन सोल्यूशन बनने पे टूटने चाहिए कि बनने चाहिए? टूटने चाहिए। टूटेंगे तो वेपर्स ज़्यादा बनेंगे। तो पहले वाले में देखो मिथेनॉल में रही होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मिथेनॉल में, और ये भैया नॉन पोलर, जब दोनों को मिलाओगे तो ये नॉन पोलर आके इसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ना स्टार्ट कर देगा। जब इसको इससे मिक्स करोगे तो ये ब्रेक करना स्टार्ट करेंगे H बॉन्ड, और जिसकी वजह से इंटरैक्शन वीक हो जाएंगे। यहाँ पे इंटरैक्शन वीक होंगे, है ना? कौन तोड़ रहा है? नॉन पोलर वाला आके इसको तोड़ रहा है। इसके अंदर थे मिथेनॉल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अब ये इंटरैक्शन कमजोर हो गए, वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो पॉजिटिव डेविएशन। दूसरा वाला देखो, फिर से ये पहली चीज नॉन पोलर है, CH2, ये लीनियर होता है तो नॉन पोलर,
और ये एसीटोन है, ये पोलर है ना, इसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बढ़ेगा, बढ़िया, डेल माइनस डेल प्लस, तो एसीटोन एसीटोन के बीच में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन रहेगा। अब ये नॉन पोलर आके इनके बीच के इंटरेक्शन को वीक करेंगे तो भाई ये भी मॉलिक्यूल्स में इंटरेक्शन कम होगा, वेपर्स ज़्यादा बनेंगे तो वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड से ज़्यादा होगा, पॉजिटिव डेविएशन। ये वाला अगर आप ध्यान से देखो तो ये आइडियल सोल्यूशन है, बेंजीन टॉलिन आइडियल सोल्यूशन होता है। क्यों? क्योंकि इनकी साइज भी सेम है और पोलर नेचर भी सेम है, साइज भी करीब करीब सेम और पोलर नेचर भी सेम। चौथा वाला देखो तो ये नेगेटिव डेविएशन देगा, क्योंकि ये दोनों जब मिलेंगे तो आपस में क्या बना लेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड, जिससे इंटरैक्शन स्ट्रांग हो जाएगा। इंटरैक्शन स्ट्रांग हो जाएगा तो ये पकड़ लेंगे एक दूसरे को, वेपर्स नहीं बनेगा यानी वेपर प्रेशर कुछ लो दिखेगा एज एक्सपेक्टेड से। सो PA विल बी लेस देन P0A zeta A एंड सो ऑन, PB इज लेस देन, यानी दिस विल शो नेगेटिव डेविएशन। सो ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 A एंड B आर बोथ करेक्ट। चलिए अब चलते हैं जेई मेंस 2017 के सवाल की तरफ, जहां पे वैंट हॉफ फैक्टर का हम इस्तेमाल करेंगे। प्रीवियस लेक्चर आपने वैंट हॉफ फैक्टर पे पढ़ा ही है। चलिए अब उसको अप्लाई करते हैं। जेई मेंस 2017 क्या बोल रहे हैं, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन डिक्रीजेस बाई 0.45 डिग्री सेल्सियस। Freezing point of benzene decreases by 0.45 degree Celsius when 0.2 gram of acetic acid is added to 20 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन का डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो रहा इफ एसिटिक एसिड एसोसिएट्स टू फॉर्म अ डाइमर इन बेंजीन। कितनी बार मैंने बताया था ये चीज आपको, कितनी बार, बहुत बार, कि ये बेंजीन में जाके डाइमर बनाता है। परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन ऑफ एसिड विल बी, और KF की वैल्यू दे रखी है बेंजीन में, बेंजीन की 5.12 केल्विन kg पर मोल। हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन, हाँ, द डिग्री ऑफ एसोसिएशन या परसेंटेज के टर्म्स में ऑप्शन है, तो ऑप्शन दे रखे हैं हमको, यहाँ लिख देता हूँ 64.6%, 80.4%, 74.6%, 94.6%। ट्राई करें पॉज करके, बहुत ही आसान सवाल है, पॉज करके ट्राई करें। वेंट हॉफ फैक्टर आपको आना चाहिए इसके लिए। हो गया, मैं करूं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन डिक्रीजेस बाय इतना, यानी आपको डेल्टा TF की वैल्यू दी है 0.45। When 0.2 gram of acetic acid is added to 20 gram of benzene, if acetic acid associates to form a dimer in benzene, find percentage association। अल्फा फाइंड करना है, अल्फा के लिए हमको I मिलना चाहिए, I से ही अल्फा आता है, तो पहले I निकालते हैं। तो फॉर्मूला लगा देंगे, डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू M इंटू I, क्योंकि ये एसोसिएट करने वाला सॉल्यूट है। डेल्टा TF 0.45, KF की वैल्यू 5.12, मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूट ये है तो 0.2 अपॉन एसिटिक एसिड के नंबर ऑफ मोल, एसिटिक एसिड का मोलर मास 60, एसिटिक एसिड सब पहचानते होंगे CH3COOH, मैंने डिस्कस भी किया था इसका मोलर मास पिछले लेक्चर में, 60 आता है, 12 12 24, 4 28 और 32 60। तो मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट
अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, इसको केजी में कन्वर्ट किया बेंजीन के मास को, मल्टीप्लाइड बाई आई। तो पहले तो आई की वैल्यू निकाल लो, फिर आई से अल्फा निकाल लेंगे, सिंपल सवाल था हलवा। तो आइए निकालते हैं, इससे ये खत्म। 45 इज इक्वल्स टू 512 इंटू 0.2 बटे 60 इंटू 1000 बटे 20। ये हटा यहाँ पे 0, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया। और बताओ, इस 0 से इस 0 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। और बताओ 6 से कैंसिल हो रहा है क्या? नहीं, 2 से हो रहा है। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 11, 2 5 ज़ा 10, 12, 2 6 ज़ा 12। आई इज इक्वल्स टू 3 इंटू 45 अपॉन 256, 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12, 135 अपॉन 256। अब ये किसी चीज़ से नहीं कट रहा, 3 से कट रहा नहीं, 4 से, 5 से ये नहीं कट रहा, ठीक है। अब देखते हैं कि आई और अल्फा में क्या रिलेशन है। तो CH3COOH डाइमर बनाएगा, यानी CH3COOH होल ट्वाइस। यहाँ इसके 2 मोल्स लेंगे तो 2 से 1 बन जाएगा। ये सब आपने कर रखा है, डाइमराइजेशन ऐसे ही होता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा है। मान लेते हैं इसके अभी 1 मोल है, इसके अभी 0 मोल होंगे इनिशियल। और आफ्टर एसोसिएशन, जब एसोसिएशन हो चुका है, मान लेते हैं इसके अल्फा मोल एसोसिएट किए तो 1 माइनस अल्फा बचा। कितना? 1 माइनस अल्फा। अल्फा चलेगा एसोसिएट करने, 2 अगर जाते तो इधर 1 बनता, अल्फा गए तो इधर बनेगा अल्फा बाय 2। बोलो ये चीज समझ में आई? मैंने बोला इसमें से सिर्फ अल्फा मोल एसोसिएट किया, अगर 2 चले जाते तो 1 बनता, अल्फा गए तो इधर अल्फा बाई 2, 2 से 1 बनता तो अल्फा से अल्फा बाई 2, आधा हो रहा है ना, 2 से 1 तो अल्फा से अल्फा बाई 2। आई होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बिफोर डिसोसिएशन। तो आफ्टर डिसोसिएशन कितने मोल्स हैं? ये वाले 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2, और बिफोर कितना है? 1। आई की वैल्यू सबको पता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन। आफ्टर ये है, ये भी है, ये भी है, और बिफोर ये है। यहाँ से आई इज इक्वल्स टू आ गया 1 माइनस अल्फा बाई 2, 1 माइनस अल्फा बाई 2। इसको मिटा लूँ मैं, सवाल तो लिख लिया आपने, 1 माइनस अल्फा बाई 2। तो इसको यूज करें, I इज इक्वल्स टू, आई की वैल्यू कितनी है? 135 बटे 256 इज इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा बाई 2। यहाँ से अल्फा बाई 2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 135 बटे 256, सही है। सो अल्फा बाई 2 इज इक्वल्स टू 256 माइनस 135, 6 माइनस 5 1, 5 माइनस 3 2, 121 बटे 256। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 16, 2 8 ज़ा 16, 121 बटे 128। अब थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन कर लेते हैं। देखो वैल्यूज़ काफ़ी दूर दूर हैं, 64, 80, 74, 94। तो इसको थोड़ी देर के लिए 0 मान लो, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 6 2 किसे काटोगे? 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12। अब किससे काटोगे? 4 से काट दो, 4 15 जा 4 16 जा 15 बटे 16 आ रहा है फाइनली अल्फा का वैल्यू, 15 बटे 16, 15 और 16 0.59 ज़ा 144, बचा कितना? 6, 0 लगाया तो 0.9 समथिंग आ रहा है अल्फ़ा। तो आप समझ गए हो परसेंटेज में 90% के आसपास 94% आंसर होगा, सोचने की ज़रूरत नहीं। क्लियर है? अप्रॉक्सीमेशन किया है मैंने, वैल्यूज़ दूर दूर दिख रही थी, समझ में आ गया। ये चीज़ आती थी निकालना, ये एक चीज़ इसमें समझने वाली थी। ये सब तो पता ही होगा, रिलेटिव KFM इंटू M इंटू आई निकाला, फिर हमने कहा कि डाइमराइजेशन है तो डाइमर बनाया, ट्राइमराइजेशन लिखता तो ट्राइमर बनाते। हमने माना 1 मोल है तो 1 से अभी यहाँ 1 है, यहाँ कुछ नहीं, डाइमर नहीं बना। थोड़ी देर बाद डाइमराइजेशन हो चुका, हमने कहा इसमें से अल्फ़ा निकल गए तो इसके कितने बचे? 1 माइनस अल्फ़ा। 2 निकलते तो 1 बनते, अल्फ़ा निकले तो अल्फ़ा बाई 2। आई टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। आफ्टर कितने हैं ये और बिफोर कितने हैं? 1। मिटा दें। अच्छा, इसके बाद ले लेते हैं जेई एडवांस 2017 का सवाल। सब पढ़ा हुआ टॉपिक है आपका, बिल्कुल।
तो जेई एडवांस 2017 का सवाल ले लेते हैं हम। ठीक है, थोड़ा सा इसमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। प्योर वाटर फ्रीजेज एट 273 केल्विन। The addition of 34.5 gram ethanol to 500 gram of water changes the freezing point of the solution। देखो बोल रहा है प्योर वाटर फ्रीजेज एट 273 केल्विन। ठीक है, द एडिशन ऑफ 34.5 ग्राम ethanol to 500 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, ठीक है, यही चीज बताइए। चेंजेस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन, सही बात है। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, KF की वैल्यू इन्होंने दे रखी है। हम लोग 1.86 पढ़ते थे, इन्होंने कहा है 2 मान लो। अब भाई वो IIT वाले हैं, जो बोलेंगे मानना पड़ेगा। 1.86 होती है वाटर की वैल्यू KF की, इन्होंने ये दे रखी है कि मान लो, तो हम मानेंगे। मोलर मास ऑफ इथेनॉल इज 46। ठीक है, ये तो आप निकाल भी सकते थे। अब कहा इसमें से कौन सा डायग्राम फ्रीजिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के कर्व को बेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको पता है ना ये करने पे क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट फॉल करेगा ना, फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन होगा, ये तो आपको पता ही है। तो अब कह रहा है इसमें से कौन सा डायग्राम बेस्ट रिप्रेजेंट करेगा। 4 डायग्राम हमको दिए हैं। ये बोल रहा है वाटर, ये वाटर प्लस इथेनॉल। ठीक है, ये वाटर प्लस इथेनॉल, ये वाटर प्लस इथेनॉल, ये वाटर प्लस इथेनॉल, और ये हमको आइस दे रहा है। ये टेम्परेचर बोल रहा है 273 और ये 270। इधर टेम्परेचर है, इधर वेपर प्रेशर है। ये शायद मैंने आपको करा रखा है, जब डिप्रेशन में फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ाया था तो ऐसे कर्व बनाए थे, अगर आपको याद हो तो। टेम्परेचर किस में है, केल्विन में, केल्विन में, केल्विन में। डिप्रेशन में फ्रीजिंग पॉइंट जब पढ़ाया था तो मैंने आपको ये पूरा पढ़ाया था, और यहाँ पे वो बोल रहे हैं 1 बार है। ठीक है, इन सब की मीनिंग अगर आपको समझनी है तो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट लेक्चर देखिए तो पूरा समझ में आएगा ग्राफ है क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फिजिक्स वाला, तो ये ग्राफ का फील आएगा आपको। अदरवाइज अगर आपको आता है तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सीधा। यहाँ बोल रहा है टेम्परेचर की वैल्यूज़ 273, 271। यहाँ भी बोल रहा है वैल्यू 273, 270, 273, 271। पूछा है कौन सा ग्राफ बेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर कर्व को। आराम से सोच के बताएं। हो गया, पॉज करके ट्राई कर लें। हो गया, चलिए पहले तो हम देखते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट होगा क्या दूसरे सोल्यूशन का। दूसरे सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, पहले हम ये देखते हैं। देखो फ्रीजिंग पॉइंट वो जगह होती है जहाँ पे सोल्यूशन का वेपर प्रेशर लिक्विड स्टेट का सॉलिड स्टेट का मैच कर जाता है। जिस टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर और सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर सेम हो उसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। जैसे ये फ्रीजिंग पॉइंट हुआ और सोल्यूशन के लिए ये हुआ, ये लिक्विड स्टेट ये सॉलिड स्टेट दोनों का वेपर प्रेशर देखो यहाँ पे मैच कर गया, तो ये फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ पे ये सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, ये सॉल्वेंट का, ये सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, ये जब लिक्विड फेस का वेपर प्रेशर सॉलिड फेस के वेपर प्रेशर से मिलने लगे, लिक्विड फेस का, तो देख रहे हैं। तो हम देख रहे हैं डिप्रेशन हुआ है, सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट थोड़ा छोटा है यार, ये सब की हुई चीज़ है। डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू M इंटू I। यार इथेनॉल के लिए I की वैल्यू 1 होगी। इथेनॉल भी हमारा ना ही एसोसिएट होता है ना डिसोसिएट। डेल्टा TF निकाल लिया जाए, KF की वैल्यू है 2, मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट 34.5 अपॉन मोलर मास 46 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट
500 ग्राम डिवाइड बाई 1000. So this will be 2 into 34.5 upon 46 into 1000/500. 0000 5 2 से 10, यहाँ से डेसिमल हटा, यहाँ 0, 5 से 5 6 ज़ा 30, 45, 5 9 ज़ा 45, 5 9 ज़ा 45, 10, 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 12, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 23, 3 ज़ा. तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट 3 है, यानी 273 से घट के जो सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट होगा दैट विल बी 270 केल्विन. तो ये वाला ग्राफ तो कट जाता है और ये भी कट जाता है, इसमें 271 केल्विन. अब बचता है ये और ये. तो आपने जब मेरे साथ पढ़ा होगा तो देखा होगा ये ग्राफ ट्रू होता है कि नहीं, क्योंकि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाओगे वैसे वैसे वेपर प्रेशर बढ़ना चाहिए. भाई टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर्स बढ़ेंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ना चाहिए. यहाँ तो वेपर प्रेशर घट रहा है टेम्परेचर बढ़ने पे, तो ये ग्राफ भी गलत. ये सही है, टेम्परेचर बढ़ने पे वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, साथ में पहले 273 केल्विन और बाद का 270 केल्विन, जो कि डेटा भी मैच कर रहा है. बोलिए, आसान था, कॉन्सेप्ट पढ़ के जाना था और घबराना नहीं था कि देख के डायग्राम घबरा गई, ये क्या हो गया वो क्या हो गया. सिंपल सिंपल चीज़ें पूछता है, ठीक है. उसी में बच्चा घबरा गया तो गया. अब हम ले लेते हैं जेई मेंस 2014. आखिरी सवाल जेई एडवांस 2015 ले लेंगे. उसमें थोड़ा सा कंसेप्ट कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री का भी इन्वॉल्व है. पहले जेई मेंस 2014 सिंपल क्वेश्चन वेंट हाउ फैक्टर के ऊपर बेस्ड. हमें यहाँ पे 4-5 सोल्यूशन दिए हैं. 0.5 मोलर इथेनॉल C2H5OH, 0.1 मोलर मैग्नीशियम फॉस्फेट, 0.25 मोलर पोटेशियम ब्रोमाइड, 0.125 मोलर सोडियम फॉस्फेट. और बोला है कि सभी के सभी सॉल्यूशन एक्वस स्टेट में है. हमसे पूछा कि ऑस्मोटिक प्रेशर किसका सबसे ज़्यादा है. ठीक है, ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ मैं, आप समझ गए हो, किसी एक का ज़्यादा हो सकता है. विच हैज़ हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर, या हो सकता हो किसी दो का एक साथ ज़्यादा हो. आप सीक्वेंस में अरेंज कर लो, ठीक है, ट्राई करो. ऑस्मोटिक प्रेशर किसका सबसे ज़्यादा है और टेम्परेचर दे रखा है 25 डिग्री सेल्सियस. पॉज करके ट्राई कर लें, फिर मैं सॉल्व करूं. कर लिया, मैं करूं अब इसको. कर लिया. चलिए, तो ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू होती है MRT. और इसमें एक चीज़ और गिवन थी इस क्वेश्चन में, मैं बता दूं यहीं पे कि अज्यूम करना है ऑल आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. चलो अभी एक बार और ट्राई कर लो. आप बोलोगे ये नहीं बताया था, चलिए भी बता दिया. ऑल आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. अब ट्राई कर लो. चलिए ट्राई कर लिया. तो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है MRT और इनटू I, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रोलाइट है सब तो I आ जाएगा. टेम्परेचर सबके लिए सेम है तो उससे कंपैरिजन नहीं करेंगे. R भी सबके लिए सेम है तो उससे भी कंपैरिजन नहीं, यानी M और I पे कंपैरिजन है. इथेनॉल की बात करें C2H5OH, सब एक्वस हैं, ठीक है. पाई इज इक्वल्स टू MI इंटू RT. M कितना है 0.5. I की वैल्यू इथेनॉल के लिए 1, ना डिसोसिएट ना एसोसिएट, RT 0.5 RT. बात करें मैग्नीशियम फॉस्फेट की Mg3PO4 होल ट्वाइस. पाई इज इक्वल्स टू M की वैल्यू है इसके लिए 0.1. I की वैल्यू इसके लिए सोचो, जब ये डिसोसिएट करेगा तो क्या क्या निकलेगा, 3 मैग्नीशियम 2 फॉस्फेट. और बोल रहा है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इसका मतलब है कि 100% डिसोसिएशन आप मान लो. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिखने का मतलब ये है कि 100% डिसोसिएशन मान लो. तो इसमें से 3 एटम इसके निकलेंगे, आयंस इसके निकलेंगे, 2 आयंस इसके, तो 3 2 5. तो I की वैल्यू हो गई 5 इंटू RT, 0.5 RT. बोलो सही है, 3 ये निकलेगा, 2 ये. नेक्स्ट की बात करें KBR. Y इज इक्वल्स टू M इज टू 0.25 इंटू I. इसके लिए I की वैल्यू कितनी होगी, ये जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट करेगा तो एक पोटेशियम का आयन एक ब्रोमाइड का, यानी 1 से 2 बनेगा.
तो बाद में कितने होंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स? 2, शुरू में 1, तो आई की वैल्यू हो गई 2 इंटू आर टी, 100% डिसोसिएशन, 0.5 आर टी, सबका सेम आ रहा। लास्ट वाला देख लें, Na3PO4 पाई इज इक्वल्स टू m इज 0.125 इंटू आई। इसके लिए आई की वैल्यू देखो, जब ये टूटेगा तो 3 मोल सोडियम के और 1 मोल पोटेशियम का, इसका फॉस्फेट का, पोटेशियम कह रहा, वेरी सॉरी, फॉस्फेट का, ठीक है, 3 मोल्स ऑफ Na प्लस एंड 1 मोल ऑफ फॉस्फेट। तो बच्चों इसके 1 मोल से 3 1 4, तो आफ्टर हो गए 4 मोल्स, शुरू में है 1 मोल्स, तो आएगा 4 इंटू आर टी, तो ये भी हो गया 0.5 आर टी। तो एक ऑप्शन था ऑल हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, और डेफिनेटली वही करेक्ट ऑप्शन था। सिर्फ आई के ऊपर डिसीजन मत लेना, मैंने पहले भी आपको बता रखा है। ये मत देखना किसका आई सबसे ज़्यादा, इसका आई देखो कम है, आप आई के हिसाब से देखो तो ये सबसे ज़्यादा होना चाहिए था, पर एम भी तो इन्वॉल्व है ऑस्मोटिक प्रेशर के फॉर्मूले में। चलिए समझ में आ गया आपको, आसान सवाल था, ठीक है, और बता दिया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो जिससे आपने 100% डिसोसिएशन भी अज्यूम कर लिया, जिससे सवाल आसान हो गया। लास्ट सवाल ले लेते हैं, जेई एडवांस 2015 का। एक सवाल और करोगे? एक और कर लो, 2011 का है, आईआईटी 2011। अब 2011 में मेंस एडवांस नहीं होता था, तो इसको एडवांस ही समझना, क्योंकि तब होता था जेई मेंस की जगह AIEEE ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स, है ना, तब जेई मेंस की जगह, और जेई एडवांस नहीं होता था, आईआईटी होता था, तो उसी लेवल का सवाल होना चाहिए। द फ्रीजिंग पॉइंट इन डिग्री सेल्सियस ऑफ सॉल्यूशन containing 0.1 ग्राम ऑफ K3FeCN6 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। चलो इससे थोड़ा 2015 वाले सवाल में हेल्प भी मिल जाएगा। इसका मोलर वेट 329 इन 100 ग्राम वाटर इज KF वाटर का 1.86 केल्विन kg पर मोल। और इस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट आपसे पूछ रहा है, ऑप्शन आपको दे रहा है -2.3 इंटू 10⁻⁻² इन डिग्री सेल्सियस, -5.7 इंटू 10⁻⁻², -5.7 इंटू 10⁻⁻3, -1.2 इंटू 10⁻⁻²। पॉज करके ट्राई करें पहले खुद से, जब नहीं बनेगा तो हम करेंगे। 5 मिनट 10 मिनट खुद से ट्राई करें। देखो इसमें K3FeCN6 के बारे में कुछ बताया नहीं है, तो आप उसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लो, या तो ये बताते कितना है इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, नहीं बताया तो आप उसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लो। किया जाए, आइए। सो डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू M इंटू I, यही लगेगा यहाँ पर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यार प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट सबको पता ही है, 0 डिग्री सेल्सियस मान के चलेंगे, और उससे कितना नीचे जा रहे हैं पता चल जाए तो वही हो जाएगा, 0 से उतना पीछे चले जाएंगे, वही आंसर हो जाएगा। प्योर वाटर का इतना है, इतना डिप्रेशन होगा, तो 0 में से उतना माइनस कर देंगे, वही वैल्यू आ जाएगी, है ना, समझ रहे हैं। सो KF की वैल्यू कितनी हो गई? 1.86। मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स इसके कितने हो जाएंगे? 0.1 अपॉन मोलर मास, ये हो गया इसके नंबर ऑफ मोल्स, ये मास गिवन, ये मोलर मास, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट वाटर है, इसका 100 ग्राम है, सॉल्वेंट को किस में लेते हैं? kg में, मल्टीप्लाइड बाई I। तो दुविधा दिक्कत I की है, I निकाल लेते हैं। K3FeCN6, ध्यान से देखना कैसे आयनाइज होते हैं ये। K3FeCN6 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बच्चों जब आयनाइज होते हैं तो ये बाहर वाली चीज आयनाइज होती है और अंदर वाला पूरा एक डब्बे में रहता है, ये पूरा एक डब्बे में, और बाहर वाला अलग से निकल आया। अब अगर 100% डिसोसिएशन मनाएं या माने तो बाद में है 4 मोल्स और शुरू में है 1 मोल, तो I की वैल्यू हो गई 4, I की जगह 4 रख दो, सवाल खत्म।
1.86 इंटू 0.1 अपॉन 329, और ये भी हो जाएगा 0.1, 0.1 से 0.1 मर गया, इसको हटा दो तो ये हो गया अपॉन 100। सो 186 अपॉन 329 इंटू 1/100। ऑप्शंस में काफ़ी डिस्टेंस दिखाई पड़ता हुआ, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, इसको 320 कर लूँ तो कुछ कैंसिलेशन हो जाएगा बढ़िया। 4 छूट रहा है, इंटू 4, 4 1 4, 4 8 32 और ये 0, 2 से काट लिया जाए, 2 9 18, 2 3 6, 2 40, 4 से फिर से काट लो, ये हो गया 93 अपॉन 40 इंटू 100, 4 से काट लो, 4 4 10, 4 2 8, 13, 4 3 12, 23.25 अपॉन 1000। तो इसको आप लिख सकते हो 2.325 इंटू 10⁻²। बोले सही, इसको इधर लाएंगे, डेसिमल को एक प्लेस इधर मूव कराओगे तो ये 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 10⁻²। तो 2.3 इंटू 10। अच्छा, ये माइनस में क्यों आ रहा है? क्योंकि ये तो डिप्रेशन है, अब 0 से इतना पीछे जाओगे तो सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, तो दिस इज द आंसर। तो ये चीज़ आपने देखी क्या, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में एक बाहर वाला चीज़ आयनाइज होती है और अंदर वाला पूरा एज इट इज एक डब्बे में रहता है। मिटा दें। अब देखो 2015 एडवांस का जो सवाल है वो थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की भी थ्योरीज को लेके आया है, ठीक है। बच्चे में अगर दिमाग है तो वो कर ले जाएगा, एप्लीकेशन है कंसेप्ट्स का, ठीक है। थोड़ा सा उसको अगर मान लो ऑक्सीडेशन नंबर आता है तो वो कर ले जाएगा बच्चा। क्या बोला है 2015 एडवांस के सवाल में? 2015 एडवांस हमसे क्या बोल रहे हैं वो, इफ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ 0.01 मोलर aqueous solution of cobalt 3 chloride ammonia complex which behaves as a strong electrolyte is 0.01 molar aqueous solution of cobalt 3 chloride ammonia complex, और इसको ये कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, अज्यूम करो 100% डिसोसिएशन, इज -0.0558 डिग्री सेल्सियस। The number of chloride ions in the coordination sphere of complex is, और KF की वैल्यू दे रखी है 1.86 केल्विन kg पर मोल। अब हो सकता हो ये सवाल वो बच्चे ज़्यादा अच्छे से करें जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का भी चैप्टर पढ़ चुके हैं, वैसे कंसेप्ट छोटा सा मैं आपको बता दूं। फ्रीजिंग पॉइंट दिया है 0.01 मोलर एक्वस सोल्यूशन ऑफ कोबाल्ट 3 क्लोराइड अमोनिया। देखो ये कोबाल्ट 3 क्लोराइड अमोनिया की कहानी क्या है, बड़ा फेमस कंपाउंड है, मतलब इसके बारे में वर्नर कॉम्प्लेक्स है, इसके बारे में बहुत डिस्कशन हुआ, बहुत ज़्यादा होता है। देखो होता क्या है कि यहाँ पे कोई 6 मॉलिक्यूल्स होने चाहिए आपके पास, 6 वैलेंसी अंदर होनी चाहिए, और बाहर कितने भी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, बाहर का कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एनी मॉलिक्यूल्स, एनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एनी नंबर ऑफ आयंस या मॉलिक्यूल्स, अंदर 6 चीज़ें होनी चाहिए, 6 लिगेंड्स बोलते हैं इसको, मतलब 6 चीज़ें इससे जुड़ी होनी चाहिए, ठीक है। इसकी 2 तरह की वैलेंसी होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी वगैरह वगैरह। इतना समझो अंदर 6 चीज़ें चाहिए। ये नहीं भी करते हो तो भी हो जाएगा सवाल, ये सब नहीं पता तो भी हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और बाहर वाले को हम बोलते हैं आयनाइजेशन स्फीयर। जो बाहर होता है उसको आयनाइजेशन स्फीयर, जो अंदर होता है उसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। मतलब देखो क्या क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है CO अमोनिया बोले ना, NH3 Cl3, CO Cl NH3 5, ठीक है,
और बाहर कुछ Cl के मॉलिक्यूल्स, मतलब इसके बहुत से स्ट्रक्चर बनाए जा सकते हैं। Cl2 ये हो सकता है, या हो सकता है CO Cl2 NH3 4 बाहर Cl। तो ये सारी कहानी है। तो पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, यानी इसके अंदर कितने क्लोराइड आयन है। देखो इस वाले में 0 है, इस वाले में 1 है, इस वाले में 2 है, कितने क्लोराइड आयन अंदर हैं, ये सवाल है। मैं इसको मिटा रहा हूँ क्योंकि हम इसका यूज़ नहीं करेंगे, हमें नहीं आता ये, हम सिंपल मैथ्स लगाएंगे। कोबाल्ट 3 क्लोराइड अमोनिया कॉम्प्लेक्स, देखो हम सिंपल मैथ्स लगाएंगे। कोबाल्ट मान लेते हैं अंदर X क्लोरीन है, मान लेते हैं अंदर Z अमोनिया है, Z हमें कुछ नहीं पता ना, ठीक है, और मान लेते हैं बाहर Y क्लोरीन है। बस कोई दिक्कत, अंदर X क्लोरीन है, बाहर Y क्लोरीन है, अंदर Z अमोनिया। अमोनिया को जितना बाहर लेना हो बाहर ले लो, अमोनिया तो कोई फर्क नहीं पड़ना, इसकी चार्ज 0। समझो, कोबाल्ट पे चार्ज है +3, क्लोरीन पे चार्ज होता है -1, अमोनिया पे चार्ज 0, क्लोरीन पे चार्ज -1। पूरे कंपाउंड के ऊपर चार्ज कितना होता है, हमेशा 0 होता है। भाई न्यूट्रल कंपाउंड तो न्यूट्रल होते हैं, तो इस पे टोटल चार्ज 0, यानी +3 -x और इसकी वजह से 0 -y इज इक्वल्स टू 0। अगर सारा चार्ज जोड़ दें इसके ऊपर +3 -1 x गुना, 0 को z गुना, -1 y गुना इज इक्वल्स टू 0। यहां से हमें पता चलता है कि x प्लस y की कंबाइंड वैल्यू 3 आनी चाहिए, यानी 3 क्लोरीन के एटम, 3 क्लोरीन के आयंस होना चाहिए। 3 क्लोरीन के आयंस में क्या क्या पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी है कि तीनों क्लोरीन अंदर हो, दूसरी है कि 2 क्लोरीन अंदर 1 बाहर, और तीसरी है 1 क्लोरीन अंदर और 2 क्लोरीन बाहर। तो आंसर इसका हो सकता है 3 2 1। इंटीजर टाइप सवाल होता है, 9 इसके ऑप्शन होते हैं, पर हमने 3 ऑप्शन आ गए। 3 होगा आंसर, या 2 होगा या 1 होगा। यहां तक समझ में आया, ये एक चीज समझ में आई, दिमाग लगाया मैंने, बोला ये सही सही सही। वरना कोऑर्डिनेशन अगर आपने पढ़ रखा तो आप जानते ही हो कि क्या होता है। ठीक है, मेरे पास 3, ये -x 0 -y, तो x प्लस वाई की वैल्यू 3, तो या तो 3 अंदर होंगे, 2 अंदर 1 बाहर, 1 अंदर 2 बाहर। अब क्या किया जाए, अब आओ निकालते हैं वैल्यू। डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू M इंटू I, उसको वहीं छोड़ दो। डेल्टा TF कितना दिया है, 0.0558 है ना। अरे वो टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट दिया है तो 0 से इतना नीचे, तो डेल्टा ये हो गया। KF 1.86, मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स, मोलैलिटी दे रखी है 0.01 मोलर इंटू I। यहाँ से I की वैल्यू निकालेंगे, I हो जाएगा 0.0558 अपॉन 0.01 इंटू 1.86। ये 2 के बाद, ये 2 के बाद, ये 4 के बाद सब निकल जाएगा। तो I इज़ 558 अपॉन 186, 3 से कट रहा है, 3 6 18 1 गया हासिल, 3 6 18 1 गया हासिल, 3 24 और 1 25, 2 3 1 3 और 2 5। I की वैल्यू आ रही 3। अब I की वैल्यू 3 का मतलब क्या है कि नेट जब ये डिसोसिएट, और कैसा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोड, तो नेट जब ये डिसोसिएट कर रहा है तो 3 आयंस बन रहे हैं। तो देखो, एक तो ऐसा कोऑर्डिनेशन स्फीयर बनेगा, और यहां पे कोई 2 आयंस बनेंगे, यही तो कहानी है। ठीक है, अमोनिया न्यूट्रल है, वो आयनाइज होगा नहीं, तो क्लियर सी बात है कि बाहर 2 क्या निकलेंगे, क्लोरीन। भाई I की वैल्यू 3 चाहिए ना, सोचो यहाँ पे कुछ बड़ा सा लिखा है, यहाँ कुछ लिखा है, और जब आयनाइज हुआ तो यहाँ पे 3 आना चाहिए, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर तो अकेला ही रहेगा, और 2 चीज बाहर आनी चाहिए, तभी तो I की वैल्यू 3 आएगी। अब बाहर कौन आएगा, क्लोराइड माइनस आयन, यानी 2 क्लोरीन यहाँ पे थे, 1 क्लोरीन अंदर था। CO NH3(5Cl) और 2 क्लोरीन बाहर Cl2। ये देखो अगर एनालाइज करेगा तो मिलेगा CO NH3(5Cl) अंदर रह गया प्लस 2Cl-। जरा ध्यान से देखो, पहले 1 था, बाद में 3 हो गया, और कोई तरीका नहीं, अमोनिया बाहर हो नहीं सकता। क्लोरीन 3 हो गई है, मैंने पहले ही प्रूफ कर लिया इस चीज से, x प्लस वाई की वैल्यू 3। 2 क्लोरीन अंदर 1 बाहर, तो ये पूरा अकेला रहता, 1 क्लोरीन बाहर, तब I की वैल्यू 2 आती।
तो इसके लिए थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको आना चाहिए था। तो आज के लेक्चर को यहीं पे रोकते हैं। ये कुछ अच्छे सवाल थे। अब आप अपने आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकालें, या तो हमारी वेबसाइट के आने का वेट करें जहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है असाइनमेंट के लास्ट में, और उसके सोल्यूशंस भी हैं। तो और भी क्वेश्चंस लगाएं। ये तो मैंने कुछ अच्छे सवाल लिए और एकदम रिसेंट ईयर से लिए। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।